हेलो कमांडो, वेलकम टू बायोलॉजिक्स क्लासेस। आई एम डॉक्टर प्रभाकर और आज से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आप सोचते होंगे कि आज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं इन द फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, हम इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर साइंस की बात नहीं करेंगे, मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात नहीं करेंगे। क्या हम बोल रहे हैं कि जो आज हम लोग मेडिकल टेक्नोलॉजी या मेडिकल फील्ड में जितने भी सारे टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात हो गई, या फिर मॉलिक्यूलर ड्रग की बात हो गई, या फिर फार्माकोजेनोमिक्स की बात हो गई, तो अभी जिस स्टेज पर अभी हम लोग आए हुए हैं, पहुँचे हुए हैं, क्या ये पहले से ऐसा रहा है? बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत स्लोली एंड स्लोली हुआ है। ठीक है, ये इसके पहले कैसे डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये नहीं कि अचानक से हर चीज़ डेवलप होता है। ठीक है, ये बहुत पहले से, सदियों से, जैसे 8000 साल 7000 साल पहले जब ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा था तभी ह्यूमन को इसके बारे में पता चल गई थी। हाँ, ये ज़रूर है कि उसको साइंटिफिक बेसिस नहीं पता था। ठीक है, तो पहले अगर हम लोग बात करें कि अगर आपको याद होगा तो देखते होंगे क्या कि मिस्र में पिरामिड्स हुआ करता था और उनकी एक मान्यता थी कि जो राजा होगा उसी का बेटा राजा होगा। ठीक है, तो उनको ये बात पता थी कि हम क्या हैं, भगवान के बेटे हैं, संतान हैं, गॉड सन हैं। तो क्या हुआ कि अगर किसी और के साथ अगर मैरिज होता है तो क्या होगा कि उनका ब्लड जो होगा वो इम्प्योर हो जाएगा। वो अपने आप को प्योर ब्लड समझा करते थे। तो मतलब कि जानकारी उनको बहुत पहले ही हो गया था, ह्यूमन को बहुत पहले ही ये सब सारी बातें पता थी, बट उनको साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं पता थे कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो इस दौरान क्या होता था कि अगर इनके जो राजा हुआ करते थे, मिस्र में जो राजा हुआ करते थे, वो उनके अगर बेटे हुए, संतान हुई, ऑफस्प्रिंग हुई, तो क्या करेंगे कि अगर मेल है अपने पास रख लिए और अगर फीमेल हुई तो उसको दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर देते थे, दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर दिए फीमेल को। ठीक है, अब क्या होगा, फीमेल डेवलपमेंट होगी, इधर मेल डेवलपमेंट होगा। जब यंग होना शुरू कर जाएंगे, जब मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे, तब उनको आपस में ही मैरिज करवा दिया जाता था। तो इससे क्या हुआ कि जो उनको प्योर ब्लड जो था, प्योर ब्लड था उनके शरीर में, वो मेंटेन रहते हुए चला गया, वो इम्प्योर नहीं हुआ। और इसी तरीके से हर पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप को शासन में लाते रहे। ठीक है, तो ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, ये आज का सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आज हम लोग इसको साइंटिफिक बेसिस दिया गया, इसको प्रूफ किया गया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखते हैं कि हाथी का बच्चा हाथी होता है, घोड़े का बच्चा घोड़ा होता है, आम का पौधा आम ही होता है। तो ऐसा क्यों होता है? या जिसको हम लोग एक कहावत सुने होंगे कि जैसा बीज बोओगे वैसा फल काटोगे, ये ज़रूर सुने होंगे। तो अब क्या देख रहे हैं, जैसे हाथी का बच्चा हाथी, घोड़े का बच्चा घोड़ा, वो घोड़े का बच्चा ऊँट क्यों नहीं हो गया? तो इसका मतलब कि कुछ कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स का होता है वो अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, या ठीक उसी तरीके से अगर प्लांट का पौधा है, प्लांट का बीज लगाएंगे तो हमको प्लांट ही मिलेगा, कोई और चीज़ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कैरेक्टर अपने पेरेंट्स में होते होंगे जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो ये आज का नहीं, ये बहुत पहले का सब्जेक्ट है। तो ये जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ, और ये क्या देखते हैं, ये भी साथ में देखते हैं क्या कि अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। जैसे हम लोग अपनी बात कर लें तो क्या होता है कि अपने पेरेंट्स से हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट हैं। इवन अगर हम अपने पेरेंट्स के अगर 2 संतान हुए, एक लड़का एक लड़की, या फिर भाई बहन, या फिर भाई भाई हुए, तो वो दोनों भाई भी आपस में सिमिलर नहीं होंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर और ये वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ऑफस्प्रिंग में देखने को मिल रहा है, और इसी को हम लोग जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, बायोलॉजी के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, उस ब्रांच को हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी यहीं से शुरुआत किया है कि हाथी का बच्चा हाथी क्यों और आम का पौधा आम ही क्यों होता है।
तो चलिए एनसीईआरटी देख लेते हैं, क्योंकि बिना एनसीईआरटी के तो पॉसिबल नहीं है। तो देखिए क्या बोल रहा है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बोल रहा है, हैव यू एवर वंडर व्हाई एलिफेंट ऑलवेज गिव्स ए बर्थ ओनली टू ए बेबी एलिफेंट। क्या आप सोचे कि हाथी का बच्चा हाथी का ही जैसा क्यों दिखता है, या हाथी अपने हाथी का बच्चा ही क्यों जन्म देता है, क्यों नहीं ऊँट, क्यों नहीं घोड़ा दे दिया। या सेम कंडीशन में वाई मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली ए मैंगो प्लांट्स एंड नॉट एनी अदर प्लांट्स, ऐसा क्यों। और साथ में ये भी देखते हैं क्या बात की है कि ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं, कुछ वेरिएशन होता है, कुछ डिफरेंसेस होता है। दे डू सो डिफरेंसेस इन सम दियर कैरेक्टरिस्टिक। या फिर आप घर में, अगर आपके घर में कोई बच्चा हुआ तो क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, कोई दूर दूर से देखने आते हैं, आपके रिलेटिव देखने आते हैं, तो क्या बोलते हैं, अरे इस बच्चे का आँख मम्मी के ऊपर गया है, नाक पापा जी के ऊपर गया है, होठ दादी के ऊपर गई है। तो इन सभी तरीके से सभी से मैच करवा लेते हैं, फैमिली के सभी मेंबर से मैच करवा लेते हैं। तो मतलब कि वो जो ऑफस्प्रिंग है, कुछ कुछ कैरेक्टर्स दादा नाना मम्मी पापा से लाए हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है ना। तो इन्हीं सब के स्टडी को हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि दीज आर सेवरल रिलेटेड क्वेश्चंस। ये जो जितना भी क्वेश्चन है कि कैसे कैरेक्टर मदर से ऑफस्प्रिंग में जाता है, और जो दो ऑफस्प्रिंग होते हैं या फिर जो ऑफस्प्रिंग होते हैं अपने पेरेंट्स से कैसे डिफरेंस होते हैं, और इसी को जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। तो ये बात कर लिया हम लोग, जेनेटिक्स की बात कर ली कि जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि दिस जेनेटिक्स सब्जेक्ट डील्स विथ inheritance of character and variation of character from parent to offspring। ओके, सो देखिए ये लिखा हुआ क्या कि दिस सब्जेक्ट डील्स विथ इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग डिफरेंसेस हुआ, इनहेरिटेंस हुआ, और यही कारण है हेरिडिटी का। मतलब कि कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैसे जाता है, यही तो मेन बेस है, मेन मुद्दा है, या मेन फाउंडेशन है हेरिडिटी का, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड दिस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। एंड वेरिएशन क्या बताया कि वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम दियर पेरेंट्स। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग कैसे डिफ़र करते हैं, कितना डिफ़र करते हैं, क्योंकि ऑफस्प्रिंग क्या है, दो पेरेंट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने। तो मतलब कि दोनों पेरेंट्स का कैरेक्टर कंबाइन करके ऑफस्प्रिंग के पास आएगा, ठीक है। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है, और उसी कारण ऑफस्प्रिंग वेरी कर जाता है मदर से फादर से, और इसी को वेरिएशन बोलते हैं। तो वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम दियर पेरेंट्स। यहाँ पर एक टर्म आया है दैट इज़ वेरिएशन, ओके। सो अब ये वेरिएशन भी दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक वेरिएशन को हम लोग बोलते हैं सोमैटिक वेरिएशन, और दूसरे को बोलते हैं जर्मिनल वेरिएशन, ठीक है। तो ये जो सोमैटिक वेरिएशन जो होता है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में नहीं जाता है। सो दिस सोमैटिक वेरिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर, नॉन इनहेरिटेंस वेरिएशन, नॉन इनहेरिटेबल वेरिएशन। चूँकि ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में नहीं जाता इसलिए इसको नॉन इनहेरिटेबल वेरिएशन बोल दिए। वही बात अगर हम लोग जर्मिनल की बात करते हैं तो जर्मिनल सेल्स में वेरिएशन होते हैं और ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग और बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेरिटेबल वेरिएशन इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बात बतलाए? वेरिएशन है जो टू टाइप्स क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं सबसे पहले 100% एनसीईआरटी डील करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर कुछ
अदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग साथ साथ देखते हुए चलेंगे, क्योंकि हम लोग का टारगेट क्या है, 360 आउट ऑफ 360। ठीक है, तो एक एक पॉइंट्स को क्लियर कट करते हुए चलना है, और साथ साथ एनसीईआरटी के अलावा जो 15% अदर देन एनसीईआरटी पूछे जाते हैं उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहे हैं कि वेरिएशन इज ऑफ टू टाइप्स, सोमैटिक वेरिएशन एंड जर्मिनल वेरिएशन। जर्मिनल वेरिएशन इनहेरिटेबल होता है, सोमैटिक वेरिएशन नॉन इनहेरिटेबल होता है। तो ये जो जर्मिनल वेरिएशन होता है फिर से ये दो टाइप में होता है। क्या क्या होता है जर्मिनल वेरिएशन? क्या बोल रहे हैं कि जर्मिनल वेरिएशन इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा? एक होता है कॉन्टिन्यूअस, तो एक हो गया कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन कैसे होता है? तो क्रॉसिंग ओवर से होता है। क्रॉसिंग ओवर से ये वेरिएशन होता है। और दूसरा क्या हो गया, एक कॉन्टिन्यूअस तो दूसरा नॉन कॉन्टिन्यूअस। तो दूसरा जो जर्मिनल वेरिएशन होता है दैट इज नॉन कॉन्टिन्यूअस। और नॉन कॉन्टिन्यूअस किसकी वजह से होता है? तो ये सडन चेंज, अचानक से कभी कभार जेनेटिक मटेरियल में चेंज हो जाता है जिसके कारण वेरी कर जाता है। तो नॉन कॉन्टिन्यूअस इज ड्यू टू म्यूटेशन। ठीक है, तो क्या बात बतलाया कि जो जेनेटिक्स है, अब यहाँ पर हम लोग जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि जेनेटिक्स से भी दो क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या बात बोल रहे हैं कि जेनेटिक्स इज द सब्जेक्ट विच डील्स विथ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और क्या बात की है कि इनहेरिटेंस जो कैरेक्टर का हो रहा है और साथ साथ जो वेरिएशन हो रहा है, तो वेरिएशन भी दो तरीके का होता है। एक सोमैटिक वेरिएशन जिसको नॉन इनहेरिटेबल वेरिएशन बोलते हैं, और दूसरा जर्मिनल वेरिएशन जिसको हम लोग इनहेरिटेबल वेरिएशन बोलते हैं। और जर्मिनल वेरिएशन भी दो तरीके का बतला है, एक जो कंटिन्यूअस हर जनरेशन में होते हुए चल रहा है दैट इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, और जो दूसरा वेरिएशन हुआ वो क्या हुआ, नॉन कॉन्टिन्यूअस हुआ या डिसकंटिन्यूअस बोल सकते हैं। तो जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होता है वो म्यूटेशन की वजह से होता है। क्लियर है बात? क्लियर है बच्चे? चलिए, तो अब क्या बात बोल रहे थे कि जेनेटिक्स के बारे में भी क्वेश्चन बतलाएंगे। तो अब पूछा जाता है ये कि ये जो टर्म है जेनेटिक्स किन्होंने दिया, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ये जो जेनेटिक्स टर्म है ये देने वाले कौन साइंटिस्ट हुए? ठीक है, तो इसको दिया गया है, ये टर्म जो दिए हैं, टर्म इज गिवन बाय, लिख लीजिएगा बच्चे, लिख लीजिएगा, टर्म इज गिवन बाय W. बैटसन। W. बैटसन ने दिया है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले बात तो क्या हो गया कि द टर्म जेनेटिक्स इज गिवन बाय W. बैटसन। और जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा है कि W. बैटसन को और क्या नाम से नवाजा गया है? तो W. बैटसन को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। क्योंकि ऐसे फादर की अगर बात करेंगे तो किनको बोला गया है? यस, मेंडलिज्म को बोला गया, मेंडल को बोला गया है। तो मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, बट बैटसन को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जेनेटिक्स की बात शुरुआत हो गई है तो दो नाम और याद कर लीजिए। कौन कौन सा? तो पहला नाम है मॉर्गन, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, और सॉरी, मॉर्गन। ठीक है, और मॉर्गन को बोला जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। मॉर्गन को नवाजा गया है नाम से फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ठीक है, फादर ऑफ
एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन को बोला गया है। और ये किस पर एक्सपेरिमेंट किए? तो ये एक्सपेरिमेंट किए ड्रोसोफिला के ऊपर। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए? ड्रोसोफिला के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। क्लियर है? चलिए एक और साइंटिस्ट को नाम याद कर लीजिए। देख, ये जितना भी हम बतला रहे हैं सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसलिए बोर मत होइएगा। चलिए दूसरा क्या बतला रहे हैं कि दूसरे साइंटिस्ट, एक और साइंटिस्ट का नाम बतला रहे हैं। उनका नाम क्या है? ए गैरोड। ए गैरोड, ठीक है। इनको बोला जाता है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स, ठीक है। तो हम लोग 3 नाम पढ़े। कौन कौन सा नाम पढ़े? पहला पढ़े बैटसन, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। और वो टर्म भी देने वाले कौन, क्या टर्म दिए? जेनेटिक्स टर्म दिए। दूसरा साइंटिस्ट का हम लोग नाम पढ़े, क्या चीज़? मॉर्गन, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, और वो काम किस पर किए? ड्रोसोफिला के ऊपर। तीसरा साइंटिस्ट का नाम पढ़े ए गैरोड, ठीक है। तो ए गैरोड क्या काम किए? ये किन नाम से नवाजा गया? इनको बोला जाता है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं कि अब हम लोग ये समझ चुके कि जो जेनेटिक्स है इट इज़ द सब्जेक्ट विच डील्स विथ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और इसकी शुरुआत क्या बोले कि ये पहले से ही चलता आ रहा है। देखिए एनसीईआरटी फिर क्या बोल रहा है कि ये जो हम लोग ह्यूमंस हैं ये 1000 BC बिफोर क्राइस्ट, यानी जो जीसस क्राइस्ट है उनके जन्म से पहले पढ़ते हुए हम लोग आ रहे हैं, जानते हैं। कैसे जानते हैं? तो क्या बोलते हैं कि जो ह्यूमन इवॉल्व हो रहा था, जब ह्यूमन एवोल्यूशन चल रहा था, तो ये डिफरेंट क्रॉप्स को, डिफरेंट एनिमल्स को अपने पास डोमेस्टिकेट करना शुरू किए, ठीक है। जब डोमेस्टिकेट करना शुरू किए तो क्या करेंगे? बेस्ट वैरायटी को ही डोमेस्टिकेट करेंगे। ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आज भी अगर मान लें कि आपको अच्छा लगता है, मार्केट जाते हैं खाने के लिए, तो क्या आप रेस्टोरेंट में गए, जो आपको बेस्ट लगता है उसको ऑर्डर करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से उस ज़माने में भी जो लोग क्रॉप को, एनिमल को डोमेस्टिकेट करना शुरू किए कि ताकि बेटर से बेटर प्रोडक्टिविटी क्रॉप में और बेटर से बेटर यील्ड हमको एनिमल से भी मिल जाए, ठीक है। तो उस ज़माने से ये 8000 से 1000 BC, मतलब बहुत पहले से ही ह्यूमन नोस फ्रॉम अर्ली 8000 to 1000 BC that one of the cause of variation was hidden in sexual reproduction। उनको पता था कि ये जो वेरिएशन होता है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होता है, मतलब कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पर हो रहा है वहीं वेरिएशन हो रहा है, ये जानते थे। और इसी वेरिएशन को ध्यान में रखते हुए वो डिफरेंट बेटर क्रॉप वेराइटी को उन्होंने डोमेस्टिकेट किया। ठीक उसी तरीके से बेटर प्रोडक्ट देने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको वो अडॉप्ट किए, उनको वो डोमेस्टिकेट किए। तो ठीक उसी तरीके से ये एक काऊ वैरायटी में साहिवाल काऊ होता है। साहिवाल क्यों नाम पड़ा है? तो पाकिस्तान में एक प्रोविंस है, एक स्टेट है जो पंजाब में पड़ता है, पाकिस्तान के पंजाब में, वहाँ पर उसको साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है। तो चूँकि वो काऊ साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है इसलिए उसको नाम दिया गया साहिवाल। और वो काऊ जो था अपने आसपास के एरिया में जो बेस्ट जो भी काऊ होते था उससे सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन वाली ये काऊ होती थी। तो आज भी साहिवाल काऊ को हम लोग डोमेस्टिकेट करते हैं पंजाब में, वो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस हो या फिर इंडिया का भी हो, वो हम लोग दोनों जगह पर साहिवाल काऊ को हम लोग डोमेस्टिकेट करवाते हैं, ब्रीड करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट देता था, मिल्क देती थी। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में क्या बोल रहा है। एनसीईआरटी में क्या बोला? ह्यूमन न्यूज़ फ्रॉम अर्ली 8000 to 1000 BC that one of the cause of variation was hidden in sexual reproduction. They exploited the variation that were naturally present in the wild population of plants and animals to selectively breed and select the organism for
प्रोसेस्ड डिजायर कैरेक्टर्स। और इसी तरीके से जो आज हम लोग अपने टाइम में खेतों में जो क्रॉप वैरायटी देख रहे हैं वो इसी तरीके से सेलेक्ट करते करते हुए आए। अब ये सिलेक्शन कैसे हुआ, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये लंबा समय तक प्रोसेस चलता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक फील्ड है, यहाँ पर डिफरेंट सारे वैरायटी ये क्रॉप लगे हुए हैं, इसमें से जो बेस्ट क्रॉप हो रहा है उसको सेलेक्ट कर लिए और नेक्स्ट सीजन में फिर से इसके सीड्स को स्प्रिंकल कर दिया गया, बो दिया गया। फिर से इसमें से जो बेस्ट वैरायटी मिलेगा उसको फिर से सेलेक्ट करके नेक्स्ट जनरेशन में इसको हम लोग उगाएंगे, ग्रो करवाएंगे। तो इस तरीके से ये जो सिलेक्शन है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू चलता है और ये टाइम टेकिंग होता है। तो इसी तरीके से हम लोग बेस्ट वैरायटी को ही अपने पास रखते हैं, अपने पास उसको कल्टीवेट करेंगे और ब्रीड करवाएंगे। ठीक है, तो ये आज से नहीं, बहुत पहले से चलता है। लेकिन हाँ यस, जो पहले भी बोले कि जो साइंटिफिक रीजन क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो लोगों को समझ में नहीं था। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ वी हैव वेल नॉन इंडियन ब्रीड्स। एग्जाम्पल क्या है, साहिवाल काउज इन पंजाब, साहिवाल काउज इन पंजाब। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है कि अब ये साहिवाल काऊ जो है उसको हम लोग क्यों ब्रीड करवाते हैं, क्योंकि ये इसका साहिवाल इज ए ब्रीड ऑफ कैटल विच प्राइमरली यूज्ड इन द डेयरी प्रोडक्शन। साहिवाल ओरिजिनेटेड फ्रॉम साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस इन पाकिस्तान। दे प्रोड्यूसेस मोस्ट मिल्क ऑफ ऑल ब्रीड। वो सबसे ज़्यादा जो काऊ अपने इंडिया में या पाकिस्तान में, उस टाइम में पाकिस्तान और इंडिया उस समय एक था, तो उस समय जो भी आसपास के एरिया में जो काऊ थी उससे सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करने वाला काऊ साहिवाल था। इसीलिए उसको हम लोग रेयरिंग करना शुरू किए, उसको ब्रीडिंग करवाना शुरू किए ताकि और इससे बढ़िया प्रोडक्ट मिले और इससे हमको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलता हुआ रहे। ठीक है, और इसको उत्थान के लिए इसको साहिवाल जो ब्रीड है, काऊ का ब्रीड है, उसको उत्थान के लिए, उसको और प्रमोट करने के लिए पंजाब सरकार और साथ साथ राष्ट्रीय गोकुल मिशन इनिशिएटिव लिया और उसको हम लोग रेयरिंग करना शुरू किए। क्यों? क्योंकि ये जो अब वैरायटी है धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पर आ चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि द साहिवाल इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द इंडिजिनस काऊ breed of Punjab and under the Rashtriya Gokul Mission initiatives were given to rear this endangered breed. We must however recognize that though our ancestor knew, देखिए क्या बोल रहे हैं, हम लोग का एंसेस्टर पुराने ज़माने से लोग ये सब करते आ रहे हैं, तो यस हम लोग का एंसेस्टर जो है वो जानते थे ये किस तरीके से करेक्टर ऑफ पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में जाता है और वेरिएशन कैसे होता है, बट उनके पास साइंटिफिक बेसिस नहीं था, वो कैसे होता है वो उनको नहीं पता था। ठीक है, हेरिडिटी, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। ये भी हम लोग देख लिए। वेरिएशन क्या बात बतलाए कि वेरिएशन भी क्या होता है कि नो टू इंडिविजुअल्स एग्जिबिट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, डिफरेंसेस आर फाउंड इवन चिल्ड्रेन ऑफ द सेम पेरेंट्स। क्या बात बतलाए, एक अगर पेरेंट्स के दो बच्चे हुए तो वो आपस में भी दोनों चाइल्ड डिफरेंट रहेंगे, एक जैसे नहीं रहेंगे जब तक कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं होता है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होता है कि जब स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइज करते हैं, जाइगोट बनते हैं, तो यही जाइगोट स्प्लिट होकर अगर दो बॉडी बन गए और दोनों इम्प्लांट कर जाएगा फीमेल यूट्रस में, तो दो अलग अलग क्या हो जाएगा, ऑफस्प्रिंग होगा। चूँकि इसका ओरिजिन एक ही जाइगोट से हो रहा है तो बोथ आर आइडेंटिकल। तो इसकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस की नहीं बात कर रहे हैं, फ्रेटर्नल जाइगोटिक ट्विंस की बात कर रहे हैं। तो वो क्या होगा, वो आपस में डिफरेंस होंगे। ठीक है, दीज डिफरेंसेस आर कॉल्ड वेरिएशन सिंस These variations may be inheritable and non-heritable। जो हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए कि वेरिएशन दो तरीके का होता है, हेरिटेबल एंड नॉन हेरिटेबल। हेरिटेबल को क्या बोले थे, जर्मिनल वेरिएशन। नॉन हेरिटेबल को बोले थे सोमैटिक वेरिएशन। वेरिएशंस आर मोर प्रोनाउंस्ड इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। और ये वेरिएशन हम लोग को सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। क्यों सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, तो इसको ऐसे समझिए बच्चे कि अगर हम ये एक प्लांट लिए, ठीक है, ये आम का प्लांट है, मैंगो ट्री है,
ठीक है। मैंगो ट्री बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें। अगर इन केस मान लीजिए कि फ्लावर छोड़ दिए, ठीक है, फ्लावर छोड़ दिए, फ्लावर की बात नहीं करें, इसका डाल यहाँ से निकला हुआ, ब्रांचेस निकला हुआ है, और अगर इस ब्रांच को लेकर हम लोग इम्प्लांट कर दें या हम लोग कहीं गमले में लगा दें तो क्या कर जाएगा, ये प्लांट बनना शुरू हो जाएगा, ये प्लांट बनेगा। और जब प्लांट बनेगा तो ये फ्लावर से तो बन नहीं रहा, सीड से तो बन नहीं रहा है, इसके डाल से बन रहा है। तो क्या होगा, इसके ब्रांच से एग्जैक्ट कॉपी आपका प्लांट बनेगा। जो प्लांट का कैरेक्टर ये इसमें रहेगा, इसे यही प्लांट बिल्कुल 100% सेम रहेगा। तो वेजिटेटिव ग्रोथ में हम लोग इसको नहीं देखेंगे जब तक कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, फ्लावर है, मान ली कि यहाँ फीमेल फ्लावर है और मेल फ्लावर कहीं अलग प्लांट से आ रहा है, पॉलन ग्रेन आ रहा है, तो इस प्लांट का भी कैरेक्टर इस प्लांट में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, इस प्लांट में भी इस तरीके से ट्रांसफ़र होगा, और ट्रांसफ़र होगा तब जब इसका सीड बनेगा वो इन दोनों को कैरेक्टर को होल्ड करेगा। ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलता है। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। फिर से बात वही होगी कि जेनेटिक्स क्या है, कि जेनेटिक्स उस सब्जेक्ट को बोलते हैं जिसमें हम लोग हेरिडिटी की बात करेंगे, जिसमें वेरिएशन की बात करेंगे, जिसमें इनहेरिटेंस की बात करेंगे, और इसी को हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि मेंडल को हम लोग जानते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, लेकिन ये मेंडल सिर्फ अकेले काम करने वाले व्यक्ति नहीं हुए। वो भी जब डेवलपमेंट शुरू किए, अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किए, उसके पहले भी तमाम ऐसे साइंटिस्ट हुए जो अपना अपना थ्योरी दिए, इस संदर्भ में इस जेनेटिक की बातें बताना शुरू किए। तो जो हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। एनसीईआरटी की बात करेंगे तो एनसीईआरटी में तो मेंडल से दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या बात बोल रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं एंशिएंट थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। अब तमाम साइंटिस्ट हुए, कम से कम यहाँ पर थ्योरी और साइंटिस्ट याद रखिएगा, पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग ये चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे इस चैप्टर से, और 360 आउट ऑफ 360 हम लोग को गेन करना है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जो पहला साइंटिस्ट हुए पाइथागोरस, यस मैथ वाले ही साइंटिस्ट है, पाइथागोरस थ्योरम मैथ्स में पढ़े होंगे, और वही साइंटिस्ट पाइथागोरस इस बायोलॉजी में भी, इसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन दिए, और उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसको हम लोग बोलते हैं वेपर्स थ्योरी बोलते हैं। और इस वेपर थ्योरी के में क्या उन्होंने बतलाया, इस थ्योरी में उन्होंने बतलाया कि मेल और फीमेल जब क्वाइटस करते हैं, जब कॉपुलेशन करते हैं, तो मेल के ब्रेन से कुछ वेपर ट्रांसमिट होता है फीमेल के बॉडी में, और वो इस तरीके से जो ऑफस्प्रिंग डेवलपमेंट होते हैं वो अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं। क्लियर है? देखिए क्या बोला कि एट द टाइम ऑफ क्वाइटस ऑफ मेल एंड फीमेल, मॉइस्ट वेपर फ्रॉम ब्रेन ट्रांसफर फ्रॉम मेल टू फीमेल बॉडी, एंड ड्यू टू दिस ऑफस्प्रिंग आर सिमिलर एज दियर पेरेंट्स। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के बाद क्या हुआ, पाइथागोरस थ्योरम जो वेपर थ्योरी दी है, पाइथागोरस जो दी है वेपर थ्योरी, वो डिस्कार्ड हो गया। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए स्वामरडम। अब स्वामरडम ने क्या बात बोला, स्वामरडम ने एक थ्योरी दिया जिसको उन्होंने नाम लिखा प्री फॉर्मेशन थ्योरी। अब इस थ्योरी में उन्होंने क्या बतलाया, इस थ्योरी में बतलाया कि जो फीमेल बॉडी होती है वो एक इंक्यूबेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और जो मेल का जो स्पर्म होता है उसके ऊपर एक मिनिएचर मैन बना हुआ रहता है, जो ट्रांसफ़र होता है ड्यूरिंग क्वाइटस इन द फीमेल बॉडी, और फीमेल बॉडी में वो डेवलपमेंट होता है और वो एक फुल ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट करता है। क्लियर है? लेकिन वहाँ पर जो मेल के स्पर्म के हेड के ऊपर एक जो मिनिएचर मैन बना हुआ रहता है, मिनिएचर बॉडी बना हुआ रहता है, उसको स्वामरडम ने होम्यूनकुलस नाम दिया था। क्या नाम दिया? होम्यूनकुलस। HU है, HUMUNCULUS, ये यू कर लीजिएगा। ठीक है, उसको उन्होंने क्या नाम टर्म दिया, होम्यूनकुलस नाम दिया। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्री फॉर्मेशन थ्योरी दैट इज गिवन बाय स्वामरडम, अकॉर्डिंग टू दिस फीमेल इज लाइक इंक्यूबेटर एंड मेल स्पर्म हैविंग ए मिनिएचर मैन ऑन हेड रीजन दैट इज कॉल्ड द होम्यूनकुलस।
और इस तरीके से ऑफस्प्रिंग डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये भी थ्योरी डिस्कार्ड हो गया। जब आगे का रिसर्च हुआ तब किसी तरीके का इस तरीके से स्पर्म के ऊपर नहीं देखने को मिला, थ्योरी डिस्कार्ड हो गया। इसके बाद मैपर चुइस एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने थ्योरी दिया, उस थ्योरी को बोला जाता है पार्टिकुलेट थ्योरी। इसके बाद के.एफ. वुल्फ, अब यहाँ पर नाम यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, के.एफ. वुल्फ है, अलग बुक में अलग नाम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ जो बतला रहे हैं बिल्कुल 100% सही है। तो के.एफ. वुल्फ ने इपीजेनेसिस थ्योरी दिया। अब इपीजेनेसिस थ्योरी में क्या उन्होंने बतलाया कि जो जर्मिनल सेल्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में होते हैं, जब कॉपुलेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, तब वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में क्या होता है, ऑफस्प्रिंग एक डेवलपमेंट होता है, जिसको उन्होंने इपीजेनेसिस नाम दिया था। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जर्मिनल सेल्स पोजेस एन अनडिफ्रेंशिएटेड मटेरियल्स, दीज मटेरियल्स डेवलप स्टेप बाय स्टेप आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड इपीजेनेसिस। ठीक है, इपीजेनेसिस थ्योरी भी हो गया, दैट इज गिवन बाय के.एफ. वुल्फ। उस समय के सबसे महान साइंटिस्ट हुआ करते थे डार्विन। डार्विन भी अपना एक थ्योरी दिए और उस थ्योरी को उन्होंने टर्म दिया पैनजेनेसिस थ्योरी। ठीक है, और ये पैनजेनेसिस थ्योरी डार्विन के थ्रू दिया हुआ है। तो इस थ्योरी में डार्विन ने क्या बात बतलाया कि ऑल पार्ट्स ऑफ लिविंग बॉडी, जो भी लिविंग बॉडी है उसके सब पार्ट्स में, टिश्यूज में एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो उस माइक्रो मॉलिक्यूल्स को उन्होंने पेंजिन नाम दिया या फिर जेम्यूल्स बोला। तो वो क्या बोले कि अब ये जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, जो डिफरेंट टिश्यूज में माइक्रो मॉलिक्यूल्स डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो कॉपुलेशन के टाइम में इकट्ठे होते हैं और वो मेल से फीमेल में ट्रांसफ़र होता है। ठीक उसी तरीके से फीमेल बॉडी में वो इकट्ठे होते हैं और फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट बनने के बाद एक ऑफस्प्रिंग बन जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि पैनजिन थ्योरी, पैनजेनेसिस थ्योरी दैट इज गिवन बाय डार्विन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी all parts of living body tissue synthesize micromolecules called pangene and or gemmules। देखिए यहाँ पर टर्म पेंजिन और जेम्यूल्स किसके थ्रू दिया गया है ये पूछा हुआ है, डार्विन के थ्रू दिया हुआ है। इनके थ्योरी का नाम क्या है, पेंजिनेसिस थ्योरी। ठीक है, तो क्या बात बोल रहे हैं कि माइक्रोमोलिक्यूल्स कॉल्ड पेंजिन और जेम्यूल्स फ्रॉम मेल एंड फीमेल एंड फ्यूज टुगेदर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डार्विन का भी थ्योरी गलत हो गया, ये भी सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब इसके बाद उस ज़माने में सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप डेवलपमेंट किए ल्यूवेनहुक। तो ल्यूवेनहुक माइक्रोस्कोप जब डेवलपमेंट किए तो सारी चीज़ों को देखना शुरू किए, बारीकियां देखना शुरू किए। तो उन्होंने डिस्कवर किया एग एंड स्पर्म का डिस्कवरी किया। और जो सबसे वैल्यूएबल या सबसे वैलिड जो थ्योरी दिया गया वो है विजमैन थ्योरी, जर्म प्लाज्म थ्योरी विजमैन के थ्रू दिया गया है। ठीक है, और इस थ्योरी में विजमैन ने बोला कि हमारे लिविंग बॉडी में दो तरीके का फ्लूइड मटेरियल पाया जाता है, एक को बोलते हैं सोमैटोप्लाज्म और दूसरे को बोलते हैं जर्म प्लाज्म। सोमैटोप्लाज्म पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, किसमें, जर्मिनल फॉर्मेशन में, जर्म फॉर्मेशन में। तो जो बच गया जर्म प्लाज्म वो पार्टिसिपेट करता है और इसी तरीके से ये ऑफस्प्रिंग डेवलपमेंट होता है। लेकिन ये भी साइंटिफिक बातों को साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब इनके बाद आता है मेंडलिज्म। आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग मेंडल के बारे में देखेंगे। अब यहाँ के बाद मेंडल ने किस तरीके से अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म शुरू किया और उनको क्या रिजल्ट मिला, कैसे कैसे मिला, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।